Hello everyone, good morning. चलिए आज एपीपीएससी का 2020 का पीवाईक्यू जीएस का पेपर देखते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसका लेवल भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैं कल से आपको बता रहा हूँ कि भाई यूपीएससी का लेवल अलग ही है और स्टेट का लेवल अलग ही है। तो हमें ये देखना होगा कि आखिर स्टेट में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, स्पेशली एपीपीएससी में अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर किसी के कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन उसने पूछे हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पहला। देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का है। विच इज नॉट ए फीचर ऑफ द आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एज ऑफ मई 2020। 2020 में उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सा फीचर नहीं है। 2020 का है, ठीक है। इसने लिखा रिस्क स्टेटस ऑफ यूजर, नेशनल वाइड कोविड-19 स्टैंडर्ड, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सपोर्ट फॉर द क्वारंटाइन। अब जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान ऑल इंडिया में चल रहा है, आपको पता ही है कितना, 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओ, ठीक। अब इसका दायरा और बढ़ा रहे हैं, पर इस तो फिलहाल देखा जाएगा कि बिल्कुल ये जो 3 चीजें हैं इसकी, ये बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगर ये रिस्क स्टेटस यूजर का होगा तो फिर इसका क्या मतलब होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए, मतलब ये चीज इसमें शामिल नहीं है। तो शायद आंसर ए, ठीक, गुड, वेरी गुड। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए डिवीजन of Ministry
ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर। कौन सा है? जो विदेश मंत्रालय है उसके दायरे में क्या क्या नहीं आता है। ठीक, बिम्स्टेक आता है, साउथ एशिया आता है, ईस्ट एशिया आता है, इंडो पैसिफिक एरिया नहीं आता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी। देखिए, इन बातों से ये अंदाजा लगाया मैंने कि एपीपीएससी का पेपर अगर आप इजीली, मैंने कल भी बताया कि बगुल्ले की तरह ध्यान रखना है किस पे? करंट अफेयर्स पे। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसका लगभग 10% तो आप इजीली करंट अफेयर्स से, जिसमें मैंने एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन आपको पढ़नी है। ठीक, पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन चूंकि कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो टफ होता भी जाएगा। आपको पता है नहीं, 1979 से पहले यूपीएससी में मेंस होता था, पीटी होता ही नहीं था, सीधा मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। वजह, जब इतना ज़्यादा क्राउड आने लगा, इतनी ज़्यादा भीड़ आने लगी, तो फिर कहा कि भाई इतने लोगों का मेंस कराना बड़ा मुश्किल काम, एक इसलिए कुछ ऐसा प्रोविजन करा जाए। कोठारी थे शायद, कोठारी ने ये रिकमेंडेशन की कि सर एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाए, क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा रखा। उसके बाद से मेंस स्टार्ट ना होकर सीधा पीटी स्टार्ट हुआ। तो आंसर क्या है इसका? डी। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने कहा करंट का ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी करंट का ही है, तो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा, करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट रहने के पीछे कई कारण है। पहला तो ये कि भी देखिए, हमें ऐसे अफसर चाहिए, ऐसे ऑफिसर चाहिए हमें जो अवेयर हो। ऐसा ना हो 10 बाई 10 के रूम में पढ़ रहे हो, बस उतनी उनकी दुनिया हो, नहीं। जिले पे बैठ के आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अटल इनोवेशन मिशन वाज सेट अप वाई विद ऑब्जेक्टिव to create and encourage innovation, create ecosystem for entrepreneurship across school and so on। चलिए, तो वो ये पूछ रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, कौन कौन से चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन है, विवेकानंद फाउंडेशन है, मेक इन इंडिया फाउंडेशन है, और नीति आयोग नहीं है। चलिए इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा आप लोगों को। ये करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट। ठीक, आपको पता ही है नाटो सीटो बने कब बने? सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक, जब 1945 में, आपको ये पता होगा, 1945 में जब वर्ल्ड वार सेकंड एंड हुआ, एंड 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी,
जो पूरा वर्ल्ड था वो दो जगह बटा। ये नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल बना, ठीक। नॉर्थ पोल का मतलब सीधा सीधा सा कि यूएसए के फेवर में गए बहुत लोग, ग्रुप बनने लगे, डरने लगे कि कल को अगर हमारे साथ ऐसी कोई इवेंट या घटना घटी तो हम कैसा कैसे करेंगे। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नाटो, जो यूएसए के पक्ष में सारे लोग। नाटो का मतलब एक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक कॉमन आर्मी है इनकी। मतलब अगर कोई कंट्री इनके खिलाफ जाएगा, इनके किसी कंट्री के खिलाफ, तो सामूहिक रूप से, यानी कि सारे लोग मिलकर उस पर अटैक करेंगे, ठीक। जो रसिया के पक्ष में गए वो सीटों वाले लोग थे, जो रसिया के पक्ष में गए वो सीटों वाले देश थे। तो अब सवाल ये है कि नाटो अलायंस कंसिस्ट इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ नेशन, कितने मेंबर हैं इसमें अब? तो ये अभी अभी इसमें जो है 30 मेंबर हो गए। देखिए क्वेश्चन चौथा आ गया, लेकिन अभी करंट ने पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए कल की पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि करंट पे ऐसा ध्यान रखना है, जैसे बगुला ध्यान रखता है अपने शिकार पर, आंख बंद करके खड़ा रहता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, तो ये उसकी खासियत है। तो नाटो वो लोग थे जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक इन्होंने ग्रुप बनाया, और ग्रुप में कहा कि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो हम उसका सामूहिक रूप से जवाब देंगे। अकेला नहीं लड़ेगा वो, हम सारे लोग उसके साथ होकर लड़ेंगे, ठीक। तो ये एक ऐसा संगठन था, इसमें अभी 30 लोग हैं, ठीक। लेकिन अब ये रिलेवेंस खो रहे हैं धीरे धीरे। अब चलिए जब आईआर में आपको पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो पता लगेगा आपको। तो कितने हैं? 30 कंट्रीज हो गए हैं। अट्ठाईस थे, अभी और भी कई लोग कंट्री में शामिल हुए हैं। देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अब यहां से पहला क्वेश्चन पॉलिटी का दिखा है आपको, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक। विच इज द की ऑफ लेटर? विच इज की ऑफ लेटर ऑफ एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सवाल ये है, देखिए ये सवाल है, और इस सवाल को आपको समझना है। वो कह रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे की कहा गया है, कुंजी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रियम्बल पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो 2 मिनट मेरी बात सुन ले, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट बनाने के लिए डॉट डॉट कर दी आज दिनांक, यानी कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इस संविधान को इनेक्ट करते हैं, आत्मार्पण करते हैं और अंगीकृत करते हैं। मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इसका मतलब निकालना है कि यहाँ इसका मतलब साफ साफ ये है। जब प्रेम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप समझेंगे इस बात को, और इसके सेंस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब पूरी पावर भारत के लोगों में, इसका मतलब
यहाँ किसी व्यक्ति विशेष में पावर नहीं है, यहाँ किसी ऑफिसर में पावर नहीं है। ये भारत के संविधान सभा के लोगों ने, भारत के लोगों की तरफ से बात लिखी है कि पूरी पावर किसमें, भारत के लोग में है, वो जिसे चाहेंगे पावर देंगे, डेलीगेट करेंगे। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया ये बात कह रहे हैं, कहते हैं कि भारत होना कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, जिसके शासक, जिसके राष्ट्रपति का इलेक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सब में धर्म की स्वतंत्रता अपनाई हो जाए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और इसमें से किसी का भी वायलेंस होता है तो संविधान का वायलेंस होगा, नहीं होगा। अगर यहां किसी भी चीज को हटाया जाएगा तो क्या होगा, वायलेंस किसका होगा, संविधान का होगा। तो फिर क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ करेगा उसमें। मेरे कहने का मतलब है ये गाइडलाइन है हमारी, क्या ये हमारी गाइडलाइन है हमारी। अगर हमारी सरकार रास्ता भटकती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हमारी पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है जो इसके खिलाफ होता है, जो इसमें लिखा है उसको कहीं फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो वो कानून हमारा मानेगा नहीं, उस कानून को नल एंड वाइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा फिलोसफिकल एरिया है, ये हमें बताता है कि हमारा रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते से हमें चलना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से चलते चले जाइए। मान लीजिए एक बार यहाँ पीएम साहब बैठे हैं अपने, मोदी जी, कहे हम चेयर ही नहीं छोड़ते, ये शर्त है 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, और वो कह रहे हम तो 10 वर्ष तक चेयर ही नहीं छोड़ रहे, कोई इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे। तो क्या है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये कही है। तो हमारी की कौन सी है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल हमें बताती है कि हाँ कौन से रास्ते से निकल के जाना है, ना कि ये कि जो आपकी मर्जी है कहीं से भी निकल जाओ। 3 जस्टिस देने हैं हमें, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। किसे देने, सभी लोगों को देने। ऐसा ना हो फीमेल को नहीं दे रखे और मेल के पास है। तो ये भी हमारा संविधान नहीं कहता, ये भी हमारी प्रियम्बल नहीं कहती। कैसा ही कानून बनाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप। डन? क्या आप मेरी बात समझें कि यहाँ जो की टू लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो कौन है, प्रियम्बल है, जो पूरे देश को चलाती है, पूरे सिस्टम को चलाती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, और चाहे वो जुडिशरी हो। वो ये बात बताएगी कि आपको कौन कौन से रास्ते से निकलना है। ये नहीं कि आप कहीं से भी कूद जाइए, कोई भी कानून बना लीजिए। ठीक, तो आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं। इसमें हमने एक बार संशोधन कर दिया है, 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा 1976 में, और उसमें हमने 2 शब्द जोड़े, सेकुलर और अखंडता। ठीक, तो आप पहले मेरी बात समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या है। ए आंसर है। क्यों आंसर है, मैंने बता दी कि यहाँ बाकी तो चीजें ठीक है, लेकिन जो सटीक आंसर है वो क्या है, प्रियम्बल। प्रियम्बल ही बताती है पूरे संविधान का की है ये। देखिए अब बात बढ़िया क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन पॉलिटी में भी काम करता है। क्या है भाई, कैबिनेट मिशन ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोड।
आपको ये जानकारी है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड सबसे पहले कहाँ आया? कहाँ आया भाई? कहाँ आया बताएं? 1909 मॉलेमेंटो। ठीक, जब मॉलेमेंटो में आया तो यहाँ मुस्लिमों को क्या दिया? सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया। सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब सिर्फ इतना सा होता कि जहां मोमडन है वहां मोमडन इलेक्शन लड़ेगा, बाकी लोग भी मोमडन को ही वोट देंगे। यहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ी, जो कि 1916 में जाकर लखनऊ पैक्ट में इसे एक्सेप्ट कर लिया। लखनऊ पैक्ट में जब इसे एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं हौसले बढ़ते चले गए, और लास्ट में आपको पता ही है कि पार्टीशन हुआ, और वो पार्टीशन बड़ा दुखद और बड़ा भयानक तरीके से हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। ठीक, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब 1932 में एक मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड लाए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को सेपरेट करने की कोशिश करी। आप एक सेंस में मेरी बात ये समझ लें कि अंग्रेजों को फूट डालो राज करो की नीति काम कर रहे थे वो। तो अंग्रेजों ने उसमें ये बात कही कि भाई देखिए, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम किसी एक आदमी को पावर देकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये देश बहुत विविधताओं का है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ हर आदमी को किसी के सहारे छोड़ के हम नहीं जा सकते। तो आपने देखा होगा हिंदुओं को अलग, मुस्लिमों को अलग, सिखों को अलग, बौद्धों को अलग, यहूदियों को अलग। तभी तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में। जिन्ना तो मान ही नहीं रहे थे, मुस्लिम लीग तो मान ही नहीं रही थी, बोले नहीं हमें तो चाहिए अलग। ठीक, तो ये बड़े घटनाक्रम थे। यहाँ जब पूना पैक्ट हो गया, 1932 की बात है ये, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, तो उन्हें कुछ रिजर्वेशन दे दिया गया, चलो ठीक है, लेकिन मुस्लिम अभी भी जिंदा थे, वो किसी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं थे। बाकी लोगों ने समझौता हमारे साथ कर लिया, ठीक, ये इन लोगों ने कर लिया सबने, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो पाकिस्तान सॉरी सिख हो, या फिर वो डिप्रेस क्लास के अंबेडकर जिनके प्रतिनिधि थे, लेकिन मुस्लिम नहीं माने। तो एक सेंस आप इस पर लगाते हैं, जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो वो सिर्फ एक आदमी के लिए लेकर आया, किसके लिए? ओनली फॉर मुस्लिम। चूंकि सबसे बड़ी गलती हमारी यहां हुई, ये आया 1916 में लखनऊ पैक्ट में हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, और ये पहला कदम था पाकिस्तान की ओर। यहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ी हुई है, और ये धीरे धीरे चलते हुए यहां आके चरम पर आया। रम्से मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड 1932 में आया, गांधी जी अनशन पे बैठ गए, अंबेडकर जी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ कब हुआ? 1932 में हुआ, और अंबेडकर जी ने ये बातें मान ली कि चलो ठीक है। ठीक, तब जब 1946 में 1946 में क्या आया, ये आया, तो ये सिर्फ किसके लिए लेकर आया? ओनली फॉर मुस्लिम के लिए लेकर आया। तो ये पॉलिटी में भी काम करेगा, पॉलिटिकल साइंस में भी काम करेगा, ठीक है, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसे पढ़ना आपके लिए जरूरी है।
देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें। क्वेश्चन है, who write like India as a secular state guarantees constitutional freedom of religion to all person and does not assign a special petition to any particular region। कोटेशन है, ये किसने कहा है, ऐसा मानना है, और ये कोटेशन किसका है ये आपको दिखाएं। देखिए अंबेडकर जी को ले सकते हैं हम, बिल्कुल थी, सही बात थी, सेकुलर थे। और सेकुलर का मतलब समझ लीजिए आप एक मिनट में। सेकुलर कहते हैं जिसका कोई रिलीजन ना हो, राज्य का, कंट्री का, कोई सरकार का कोई धर्म ना हो। धर्म किसका हो, लोगों का हो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई सभी लोगों को कोई धर्म मानना है। जैसे आप देखेंगे वेटिकन सिटी, वहां का नेशनल रिलीजन क्या है, क्रिश्चियन। आप देखेंगे पाकिस्तान, नेशनल रिलीजन क्या है, इस्लाम। आप देखेंगे बांग्लादेश। अगर आप इंडिया में आते हैं तो इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन है, कोई नहीं है। हमने सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता जरूर दी है, फ्रीडम दिया है उसे, ठीक, लेकिन धर्म स्टेट का नहीं है। हम किसी के पर कोई धर्म थोप नहीं सकते, आपकी मर्जी है। अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते तब भी आपके पास उतनी राइट है। अगर आप नास्तिक हैं तब भी आपके पास वही राइट है, ठीक। सेकुलर का मतलब है कि कोई भी पॉलिसी किसी जाति या धर्म के समूह के पक्ष में नहीं बनाई जाएगी। निष्पक्ष तरीके से सारे कानून बनेंगे और सबको बराबर राइट होंगे। सेकुलर का मतलब, एक लाइन में आप अगर समझना चाहते हैं तो सेकुलर का मतलब है कि हमारी सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं। धर्म लोगों पर हमने छोड़ दिया, लेकिन धार्मिक आज़ादी दी क्योंकि वो उनके मानने वाले थे। लेकिन कैसा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उस धार्मिक आज़ादी पे भी। ऐसा नहीं है आपको एक अनलिमिटेड पावर है। अभी आपने देखा है कोविड-19 जब आया तो हमने नमाज नहीं पढ़ने दी तो पूजा भी नहीं करनी थी, क्योंकि मामला कैसा है, रिलीजन का मामला है। लेकिन कैसा मामला है, पब्लिक ऑर्डर का मामला है, हेल्थ का इशू था। तो हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया कि भाई कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई मस्जिद नहीं जाएगा, जिसे नमाज पढ़नी है, पूजा करनी है, अपने घर में करे। तो कानून हमने किसी एक के लिए नहीं बनाया ना, सबके लिए बनाया। तो आप मेरी बात समझिए, रिलीजन मतलब सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का, सरकार का कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन लोगों का हो सकता है, वो माने अपने आप को। रिलीजन किसका हो सकता है, लोगों का हो सकता है। तो बात यह है कि सेकुलर, तो आप देखेंगे कि इसमें एलेक्जेंडर्स विज जो थे उन्होंने ये बात कही थी, ठीक। उन्होंने कही थी ये बात कि भाई भारत कैसा है, सेकुलर कंट्री है, और गारंटी दे रखी है उसने, कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। आप प्रियम्बल में देखेंगे सेकुलर शब्द लिखा हुआ है, बेशक हमने बाद में उसे जोड़ा, स्टार्टिंग में नहीं था, ठीक। समझ गए आप पहले मेरी बात। तो इसका आंसर क्या है, वो एलेक्जेंडर साहब हैं जिन्होंने ये बात कही। जब उन्होंने संविधान पढ़ा हमारा तो उन्होंने ये बात कही। देखिए क्या है भाई, विच इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब वो कह रहा है कि डीपीएसपी जो आर्टिकल
36 से 51, 36 से 52 तक जो फोर्थ पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक, चौथा भाग है। और आर्टिकल जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, कि राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, और ये पॉजिटिव वे में होते हैं, राज्य को जिम्मेदारी दी गई है कि वो समान काम के लिए समान वेतन दे। ऐसा ना हो एक आप कलेक्टर साहब बने, एक गर्ल्स बन गई कलेक्टर साहब, और गर्ल्स को सैलरी कम दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप गर्ल्स हैं भाई। तो समान काम के लिए समान वेतन, बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक, बेरोजगारों को रोजगार मनरेगा दिया जाएगा। आप मेरी बात समझिए, ये वेलफेयर स्टेट की, हर स्टेट की ये जिम्मेदारी है वो इन कामों को करे। हेल्थ जिम्मेदारी है स्टेट की। तो कह रहे हैं कि डीपीएसपी में क्या चीज शामिल नहीं, वेलफेयर स्टेट की बात वो साफ साफ करता ही है कि वेलफेयर स्टेट करेंगे हम, प्रमोट जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, ठीक, नहीं आपको सुना होगा आपने, प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 में ये बात कही गई है लास्ट वाले में। तो वेलफेयर स्टेट मैंने बताया, जस्टिस भी हम देंगे, कानूनी सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, पीस एंड सिक्योरिटी देंगे, शांति और सुरक्षा तो हम देते ही हैं, ठीक, शांति और सुरक्षा ही मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यहाँ कोई रिवोल्ट नहीं हो सकता, कोई पुलिस है बाहर खड़ी है, सारी चीजें, ठीक। तो अब आप ये बता सकते हैं कि ये यहां तक तो सही है, क्या बचा, एस्टैब्लिश रिलीजियस स्टेट, जिससे तो हम पहले से बहुत दुखी थे, इसे तो हम बना ही नहीं सकते थे। हमने कहा हम तो सेकुलर हैं, सेकुलर का मतलब हमारा कोई रिलीजन नहीं है, तो हम रिलीजन का एस्टैब्लिश रिलीजियस स्टेट क्यों बनाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, ये गलत बात है, डीपीएसपी इसे नहीं कहता, डीपीएसपी कहता वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, और जी एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, फीमेल की सुरक्षा की बात करता है, ठीक, हेल्थ की बात करता है, ठीक, लेकिन वो रिलीजियस स्टेट की बात नहीं करता है। तो आप समझ रहे हैं क्या है नोट, देखिए जैसे आप क्वेश्चन पढ़े तो इसे नोट जो है इसे अंडरलाइन करके पढ़े, कई बार हम गलत हाँ में आंसर लगाई जाते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ नोट नहीं होता तो हम इसका आंसर, सटीक आंसर ये बैठ जाता, क्यों बैठ जाता, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती, और ये होता ही नहीं, फिर वहां ये होता ही नहीं, अगर सटीक आंसर पूछता, अगर होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इसे लगा देते कि ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, लोगों के कल्याण की बात करता है, स्टेट को जिम्मेदारी देता है कि तुम्हें ये काम करने चाहिए। ठीक भी दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या है भाई फेडरल स्ट्रक्चर, क्या है, देखिए फेडरल, देखिए संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरल या फेडरल की बात जो करते हैं हम, तो वो किस सेंस में करते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, हम बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है हमारे बीच में, ठीक, तो हम नहीं चाहते कि किसी को जबरदस्ती अननेसेसरी परेशान किया जाए। हमने कहा भाई देखिए स्टेट और सेंटर की बात करी जाए, सेंटर एंड स्टेट की बात करी जाए, तो आप देखेंगे कि सेंटर में जैसे काम कर रहा है स्टेट में भी वैसे काम कर रहा है, क्या है,
क्या है भाई, वहां भी लेजिस्लेटिव है, विधानसभा है, अगर सेंटर के पास पार्लियामेंट है तो। बस फर्क ये है कि पार्लियामेंट भारत के सभी राज्यों के लिए कानून बना सकती है और भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए कानून भी बना सकती है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट की बाउंड्री में के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कानून बना सकती है, दूसरे स्टेट का नहीं बना सकती है। तो सेम बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वो कह रहा है फेडरल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड है ये अब आपको देखना है। क्या है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, बिल्कुल दोनों जगह है, ठीक भाई, तो दोनों जगह है। पूरी स्टेट में भी पावर कहाँ से मिल रही है, संविधान से मिल रही है, और सेंटर को भी पावर कहाँ से मिल रही है, संविधान से मिल रही है। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल सरकारें हैं, यानी कि निर्वाचित सरकारें हैं। निर्वाचन की बात चली ना, सरकार कैसे बननी है, इलेक्शन के जरिए बननी है, चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंटर में हो। तो ये पहला कंडीशन है उसकी कि दोनों जगह कैसी सरकार है, ठीक। डिवीजन ऑफ पावर है, बिल्कुल है, डिवीजन ऑफ पावर भी है, ठीक, डिवीजन ऑफ पावर भी है। कहां से है, संविधान से है, दोनों को मिल रही है, ठीक। वहां राष्ट्रपति काम करता है, वहां राज्यपाल काम करता है, बस ये कि राज्यपाल को नियुक्त करा जाता है, उसका इलेक्शन नहीं होता है, ठीक। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक भाई, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मैंने बताया स्टेट में लेजिस्लेचर भी है, पार्लियामेंट वहां है तो उसके भी दो हाउस है, और यहाँ भी कहीं कहीं एक हाउस है, बाकी दो हाउस भी हैं, ठीक। सिंगल सिटीजनशिप, देखिए सिंगल सिटीजनशिप को इसमें इसलिए शामिल नहीं कर सकते हम क्योंकि ये यूनिटी की बात करता है, ठीक, यूनिटरी फोर्सेज है ये संघात्मक, संघात का मतलब होता है कि सब मिलकर काम करने वाले लोग, ठीक। अब यूनिटरी फोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो यूनिटरी फोर्सेज की बात करते हैं तो पहली बात तो सिंगल सिटीजनशिप आ गई, ठीक। आप किसी स्टेट के नहीं हैं, आप कहाँ के हैं, भारत के हैं, सिटीजन कहाँ के हैं, भारत के, अरुणाचल प्रदेश के नहीं है, ठीक। दूसरी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, सिविल सर्विस, एक फ्लैग इंडिया का और किसी स्टेट के पास कोई फ्लैग नहीं है, ठीक। J&K का था वो एंड हो गया जब से स्टेट हमने बराबर में ले लिए, ठीक। तो आप ये यूनिटरी फोर्सेज है, कभी अगर बाह्य आक्रमण होगा तो 352 नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। स्टेट में अगर कोई दिक्कत आती है तो स्टेट में क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, ये भी यूनिटरी फोर्सेज है। और अगर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लानी पड़ा तब भी सेंटर काम करेगा। तो ये कैसे यूनिटरी फोर्सेज है हमारे पास, सिंगल सिटीजनशिप, सिविल सर्विस, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जुडिशरी, जुडिशरी कैसे है हमारी, जुडिशरी कैसे है बेटा हमारी, ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सुप्रीम हाई कोर्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। कहीं से कहीं भी पहुंचो आपको दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्या यूनिटरी फोर्सेज है कि कभी अगर इंडिया में ऐसा होता है तो फिर सेंटर अपने आप में पावर अपने हाथ में ले लेता है, स्टेट से कहता है वहां पर आराम से बैठो। तो अब आप देखें क्या आ गया, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है, सेकंड सही है, और थर्ड सही है। तो कहाँ आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप जो है वो यूनिटरी फोर्सेज में काम करेगा, एकात्मक व्यवस्था में काम करता है वो, ना कि संघात्मक व्यवस्था में काम करता है। यूनिटी फोर्सेस के बहुत एग्जाम्पल हैं, जब ये पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक। फिलहाल आप देखें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ये यूनिटरी फोर्सेज हैं, यानी कि ये फेडरल स्ट्रक्चर्स में आते हैं, जिसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, बिल्कुल दोनों जगह है, ठीक। डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक। और थर्ड में है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो स्टेट अपने लिए कानून बना सकता है, पार्लियामेंट पूरे देश के लोगों के लिए कानून बना सकती है, देश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए कानून बना सकती है, उनकी संपत्ति पर कानून बना सकती है। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपनी बाउंड्री में रहने वाले लोगों के लिए कानून बना सकती है, दूसरे स्टेट, मतलब अब आप समझ ले कि ये जो अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेचर है वो ये काम नहीं कर सकती कि जाके MP के लोगों के लिए कानून बना दे, ठीक भाई। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, देखिए
बस आप पेशेंस के साथ लगे रहिए, मैं आपसे गारंटी लेके कहता हूँ ये बात। चलिए 10वां क्वेश्चन है। करंट से रिलेटेड है, लेकिन इसे संविधान में अमेंडमेंट किया गया था इससे। कह रहा है विच अमेंडमेंट प्रोवाइड फ्री एंड फेयर एजुकेशनल राइट टू चिल्ड्रन। किस, कहां से कहां तक को, कहां से कहां तक को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकारों की जिम्मेदारी है। किसके लिए? बच्चों के लिए, क्योंकि हमें उन बच्चों का बचपन लौटाना है। ऐसा ना हो वो कहीं चाय की दुकान पर काम कर रहे हो, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में जहाँ मानवीय दशाएं अच्छी ना हो, वहाँ काम करवाया जाए, बचपन ना छीन लिया जाए। इसलिए हमने, ये बात है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 की, ठीक। और हमने यहाँ ये प्रोविजन करा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और एक तो 21A हमने फंडामेंट राइट जोड़ा, ठीक। 45 में हमने डीपीएसपी में जोड़ा कि सारे बच्चों को कैसे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। और कहाँ से कहाँ तक के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। ये 86वां संविधान संशोधन था, जिसे हमने यहाँ जोड़ा। एक तो फंडामेंट राइट में अभी तक हमारे पास 21A में क्या थी? लिबर्टी की बात की, लेकिन बच्चों के लिए भी एक ये फंडामेंट राइट बना दिया। और डीपीएसपी 45 में ये बात कही गई कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब आप इन्हें, बच्चों को एजुकेशन देंगे। कैसे देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यहाँ तक कि हमने मिड डे मील देते हैं हम, 1995 से हमने स्टार्ट किया था वो। यहाँ तक के बच्चों को ड्रेस भी देते हैं, जूता भी देते हैं, विंटर के क्लॉथ भी देते हैं उसे, बस पढ़ने भेज। कहता है मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ड्रेस भी दी जाएगी, खाने को भी दिया जाएगा, और तुझे काम दिया जाएगा नरेगा में, मनरेगा में। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे को एजुकेशन दो। अगर इंटरव्यू में कभी कोई सवाल पूछा जाए कि आप ये बताएं कि अगर आप एज ए कलेक्टर बन जाते हो तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, तो कोशिश करना आप, गरीबी को दूर करने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है एजुकेशन, ठीक। तो एजुकेशन में आप लगिए, पढ़ाइए बच्चों को, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा, और वो देश का भविष्य बन जाएंगे, ठीक। तो क्या है भाई आंसर? ये आंसर है। तो आप, ये कब हुआ? तब हुआ। कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करा? फंडामेंट राइट बना दिया, डीपीएसपी में लिखवा दिया गया, और उनसे कहा गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें, और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है ढूंढ ढूंढ के बच्चों को लाए, उन्हें पढ़ाए। कैसे कैसे पढ़ाए? ये तो क्वेश्चन ही बड़ा लंबा कर दिया इन लोगों ने, अससन रीजनिंग का। चलिए देखते हैं, 3 पेज कर दिए इसके। देखिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन ये है, एसर्शन है कि एक फेडरल गवर्नमेंट एम्स एट freedom and diversity of political culture and identities
विद इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन। ठीक, रीजन है इंडिया ऑपरेट फॉर ए प्लूरलिस्टिक मॉडल ऑफ द नेशनल बिल्डिंग। देखिए बात बिल्कुल दोनों की सही है। वो कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्स reconciling freedom and diversity of the political culture and identities with effective collective action। बिल्कुल सही बात है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है फ्रीडम भी देती है, डाइवर्सिटीज भी देती है, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर में ये आइडेंटिटी मायने तो रखती है, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटीज और इतने एकता के साथ रहने वाले लोग बहुत बहुत कम देश हैं। अगर यूएसए की बात करें या यूके की बात करें तो उनका उनका जो माइंड सेट है वो अलग है। और चूंकि वहाँ इतनी डाइवर्सिटीज नहीं है, वहाँ इतने सारे रिलीजन नहीं रहते जितने हमारे यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ तो आप देखें हर 2-3-4 किलोमीटर पर चीज़ें बदल जाती हैं, भाषा, लैंग्वेज, कल्चर, सब चीज़ें बदल जाती हैं, रहन सहन, खान पीन सब बदल जाता है। ऐसे देश को एक जगह रखना, एक यूनिटी में रखना, तो बड़ी बात तो है यार, छोटी बात तो नहीं है। ये नहीं बड़ी बात, बड़ी बात। तो वो यही बात कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को फ्रीडम भी देती है डाइवर्सिटीज के साथ, ठीक है। अब जो इसका रीजनिंग है वो कि इंडिया ऑपरेट फॉर प्लूरिस्टिक मॉडल ऑफ द नेशनल, यानी कि ऐसे बहुबलवादी देशों में ये चीज़ें मायने रखती हैं। इसलिए वो कह रहा है कि बेटा आप ये बता दो कि इसका आंसर क्या बनाओगे आप। अब देखते हैं इसके। ए, both A are true and R is correct explanation of a B. Both A and R true, but R is not correct explanation of A। देखिए ये बात कही जा सकती है कि A बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, लेकिन R जो है A का सीधा एक्सप्लेनेशंस एक्सप्लेन नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सप्लेन नहीं करता है वो, ठीक है, दोनों सही। देखिए ये है भाई, मैंने कल भी आपको बताया था शायद किसी क्लास में, उसमें किसी रिकॉर्डिंग में, कि 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 19 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में हुआ। 24 अप्रैल 1993 से ये इम्प्लीमेंटेशन है। और ये है पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। ये कह रहा है कब की बात है, तब की बात है, 1993 की बात है। और फिजिकल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट, गलत बात है। प्रूडेंट, ये भी गलत बात है। द फंक्शन ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक। और वो अगर अर्बन की बात करेगा तो वो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो 21 जून है शायद, हाँ 21 जून 1994 से इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए इम्प्लीमेंटेशन है। अगर यहाँ वो 74 कर देता तो आंसर ये होता, और 73rd में ये रूरल बॉडीज के लिए आया है, पंचायती राज का, ठीक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53 of the constitutions, executive power of the union is vested in, ये बात है। देखिए जो आर्टिकल 52 है वो कहता है, प्रेसिडेंट की बात करता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। वो कैसा होगा जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसा होगा, लेकिन 53 ये बात कहता है, आर्टिकल 53 ये बात कहता है कि भारत की सारी एग्जीक्यूटिव पावर
राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति उसे स्वयं करें या अपने सबॉर्डिनेटों से कराएं। आर्टिकल 53 की जो लैंग्वेज वो साफ साफ कहती है कि पूरी इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर इंक्लूड किस में होंगी, वेस्ट किस में होंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में होंगी और किसी में नहीं होंगी। कई बार यूपीएससी यहाँ वो पीएम कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इसलिए आर्टिकल 53 ये बात कहता है कि पूरी भारत की एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति उसे स्वयं करें या अपने सबॉर्डिनेट से कराएं। ठीक, तो आर्टिकल 53 का सेंस सीधा सीधा प्रेसिडेंट की तरफ जाता है। जब पढ़ाएंगे तो करेंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए बाप, ठीक, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया। देखिए क्या है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज। आपको हम ये बताएं कि जो आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 64 ये कहता है, देखिए जो हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर रहे थे तो सवाल ये था कि यार हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? जब प्रेसिडेंट अनुपस्थित हो, एब्सेंस हो, हेल्थ इशू हो, अचानक में डेथ हो जाए या अचानक में रेजिग्नेशन करके निकल जाए, तो फिर जो हेड ऑफ स्टेट है उसकी सीट तो खाली हो जाएगी। तो हेड ऑफ स्टेट की सीट खाली कितने दिन रख सकते हैं हम? 6 महीने। तो 6 महीने तक कौन बैठेगा वहां? क्योंकि आर्टिकल 62 तो ये बात कहता ही है कि भी 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट का, उसकी सीट खाली होने से पहले। लेकिन अचानक में सब कुछ हो गया, तब हमने एक प्रिकॉशन के लिए एक पद बनाया जिसका नाम था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बोले अगर सीट खाली नहीं हुई तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या कराया जाए? बोले एक काम करेंगे, उन्हें सभापति बनाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनाएंगे। तो चेयरमैन होगा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया में, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। हाँ, जब प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो ये साहब कहाँ चले जाएंगे? सीधे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 6 महीने के लिए। ठीक, तो क्या होगा भाई? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है? एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, राज्यसभा की चेयरमैनशिप करेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति रहेगा। ठीक, तो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। बताओ, बोले इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसा है? ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया इंडिया हैज। भाई साहब यूएसए में जाकर देखो, दो लोग हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कौन सी है? डेमोक्रेटिक। समझे भाई? यू यूएसए में जाकर देखो कितनी पार्टी हैं? 2 पार्टी हैं। एक कौन सी है? डेमोक्रेटिक, और एक है रिपब्लिक। ठीक है भाई, रिपब्लिक। जब हम यूके में जाकर देखते हैं तो वहां भी 2 पार्टी हैं। कैसी है? एक है कंजर्वेटिव, ठीक, और एक है लिबरल। 2 ही पार्टी है। जब हम चाइना की साइड जाते हैं तो वहां तो आजकल एक सिंगल ही पार्टी रह गई है, कोई और पार्टी ही नहीं है। ठीक, इंडिया में क्या है? हर घर में 2-4 पार्टी।
समझ रहे हो, कांग्रेस बीजेपी तो है ही, और बहुत सारी पार्टी है, ठीक। 7-8 तो नेशनल पार्टी है हमारे पास, फिर स्टेट रहा, फिर ऑल छोट भैया नेता रहे, ठीक। तो कैसी है भाई, सिंगल पार्टी है? नहीं है जी हमारे यहाँ। डबल पार्टी है तो वो ये रही, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक। 3 पार्टी है? नहीं जी, कैसी पार्टी है? मल्टी पार्टी है। मैंने कहा हर घर में 2-4 पार्टी है। तो आप देखेंगे कि मल्टी पार्टी आंसर है। विच आर्टिकल आर एक्सेप्शन, अरे यार, चलिए भाई देखिए, विच आर्टिकल आर एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, एक्सेप्शन पूछ रहा है। तो मैंने कहा 6 फंडामेंटल राइट थे, 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके हमने राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया, और उसे हमने कहाँ रखा? 300A में एक लीगल राइट बना दिया गया। आप हमारी बात समझिए। तो आर्टिकल जो 19 है, 14 तो कहता है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, 14 में 6 हमारे पास आ जाती हैं। उसमें से हमने ये वाली आजादी राइट टू प्रॉपर्टी वाली हटा दी, जो आर्टिकल 31A और C थी, ये दोनों हमने हटा दी। अब राइट टू प्रॉपर्टी आपका राइट नहीं है, अब क्या? वो लीगल राइट है। अगर मान लीजिए हमने आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, तो हम आपके बीच, उसके बीच में आपको कंपनसेशन देंगे, कुछ ना कुछ रकम देंगे, कुछ पैसा देंगे आपको, ऐसा नहीं जबरदस्ती छीन ली जाएगी, ठीक। तो कह रहा है कि एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, 14 का और 19 का। तो एक्सेप्शन ये हैं, वो आर्टिकल 31A और 31C, क्योंकि ये अब लीगल राइट हैं, ना कि ये फंडामेंटल राइट है। कैसे हैं ये? लीगल राइट हैं, ना कि ये फंडामेंटल राइट हैं, क्योंकि हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ रख दिया? लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को हम एक्वायर करेंगे तो उसके बदले में हम आपको कुछ ना कुछ देंगे, ठीक। अन्यथा तो आप देख सकते थे कि डेवलपमेंट होता ही नहीं, क्योंकि लोगों के नाम प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना वो पसंद नहीं करते, ठीक। चलिए भाई दोस्तों, अब देखिए ये मनरेगा है नहीं? अब मनरेगा तो है ही, ठीक। अब तो गवर्नमेंट ने कानून ही दूसरा बना दिया। क्या बनाया गया? बीबी राम जी, क्या बना दिया आप? बीबी राम जी। अब अब क्या बनाया भाई? बीबी राम जी, बीबी राम जी। नया एक्ट पास हो गया, पता है आपको? विकसित भारत रोजगार, ठीक, ग्रामीण मिशन। उसमें 100 दिन का मामला था, इसमें इन्होंने 125 दिन का कर दिया है, ठीक। आजीविका मिशन है ये, रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, पूरी फुल फॉर्म है इसकी।
125 दिन का कर दिया है, लेकिन कैसा? अनस्किल रोजगार है। कैसा है? अनस्किल है। तो सवाल ये था कि हम किसे किसे इसे देना चाहिए। एडल्ट SC ST हाउस होल्ड, और 33% तो महिलाओं को था रिजर्वेशन, उसमें भी था। ठीक। एडल्ट पुअर BPL हाउस होल्ड, ऑल एडल्ट पर्सन ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज। ये बात तो सारी गलत समझ में आ रही है। जो भी अनस्किल है, परिवार का एक आदमी, कौन? एडल्ट पर्सन ऑफ एनी हाउस होल्ड, परिवार के एक आदमी को, कोई भी हो, चाहे वो SC हो, ST हो, मेल हो, फीमेल हो, सबको काम दिया जाएगा। कितने दिन? 100 दिन। लेकिन आज कितना कर दिया है? आज इन्होंने 125 दिन कर दिया है। बातें बिल्कुल सेम है। क्या काम करेंगे? ये एसिड जनरेट करेंगे गांव में। और सही मेन थीम क्या है कि इनका गांव से शहर की तरफ पलायन रोका जाए, गांव के लोगों को गांव में रोजगार दिया जाए, शहर में आके वो काम ना ढूंढे। और गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा तो फिर दिक्कत कम होगी। ठीक। तो आप पहले हमारी बात समझ लीजिए। जो बीबी राम जी हैं, जो बीबी राम जी हैं, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। कितने दिन का रोजगार दे रहे हैं? 125 दिन का दे रहे हैं। किन्हें दे रहे हैं? इन्हें दे रहे हैं। ठीक। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। विकसित भारत कैसा है? विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, जीविका मिशन क्या है? ग्रामीण, ग्रामीण, ये फुल फॉर्म है इसकी। नाम बड़ा अच्छा रखा है इन लोगों ने। ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देखते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई? इंडिया इज ए लेबोरेटरी फॉर कोऑपरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सेट। देखिए ये एक कोटेशन है, लेकिन ये किसकी है? डी आंसर क्रिस्टोफर जेफलॉट। देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। आर्टिकल 142 आपको पढ़ना है इसके लिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज जुडिशरी एक्टिविटीज में, क्या रिजल्ट आया? ठीक। आर्टिकल 142 में सवाल तो यह है कि फिर जुडिशरी एक्टिविटीज में आया ही क्यों? जुडिशरी एक्टिविटीज में का मतलब है जब जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपने काम करने में बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हों, या बहुत तेजी के साथ काम नहीं कर रहे हों, लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो आर्टिकल 142 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि एपेक्स जुडिशरी, एपेक्स जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में आती हैं दो चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो वो किसी काम को करने का आदेश दे सकते हैं। आर्टिकल 142 ये बात कहता है। कोई बात नहीं कहता, ठीक है। इसी बात को लेते हुए जब सरकारों ने निष्क्रियता दिखाई तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया। उसने कहा काम क्यों नहीं करोगे भी आप? दैट कॉल्ड एक्टिविटीज, जुडिशरी एक्टिविटीज। क्या बोला गया इसे? जुडिशरी एक्टिविटीज। तो एक तो बात यह है कि ओवर एथेंशन ऑफ कोर्ट, पॉलिटिकल करप्शन, फेलियर ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल, तो ये सब बातें नहीं है। ठीक। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो शायद 1982 नहीं 87 में आया, PN भागवती चीफ CJI थे, PN भागवती, ठीक, 86 या 87 की बात है। ठीक है। तब ये पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन स्पिल आया और उसमें ये बात पीएन भगवती जी ने कही कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का कोई वायलेंस हो रहा है और वो सक्षम नहीं है कोर्ट में आने के लिए, तो उसके बिहाफ पर कोई समाज का कोई भी पर्सन एक 5 रुपए के पोस्ट कार्ड पर अगर प्रॉब्लम लिख के हमें भेजता है तो हम उस पर भी संज्ञान ले लेंगे। दैट कॉल्ड पिल। ठीक, तो क्या है कि ये एक रिजल्ट हुआ किसका, पिल का। बहुत सारे आए, लोगों ने चीज़ें मांगी, साहब ये दिक्कत चल रही है, उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करना शुरू करा, तो लोगों ने कहा कि ये जुडिशरी एक्टिविटीज्म का है जो अपने अपने दायरे में काम करने के लिए बाध्य करता है, और ये बाध्य चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं होती हैं। कंसिडर स्टेटमेंट अबाउट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993। कब बनाया, 1993। देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कब बनाया, 1993। क्या है इसमें, एक मेंबर, एक चेयरमैन और कुछ मेंबर होंगे, जिसमें एक फीमेल का होना जरूरी। क्या काम है, रिकमेंडेशन कैसी है इसकी, बाउंडेड नहीं है। रिकमेंडेशन ऐसी है कि भाई हम आपसे ये क्या बात करें, इस काम को करो, करो ना करो ये नहीं कह सकते। इसकी रिकमेंडेशन बाउंडेड नहीं है, सलाहकारी है। कैसी, एडवाइजरी है कि यहाँ ह्यूमन राइट का वायलेंस हो रहा है, प्लीज सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे ह्यूमन राइट का वायलेंस रुके। ठीक, जो कह दी वो माना जाए ये कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा गया, ये एडवाइजरी करी जाएंगी। इसमें पहली शर्त ये कि इसका जो चेयरमैन होगा, जो इसका अध्यक्ष होगा NHRC का, उसकी ये शर्त है या तो वो CJI होगा रिटायर्ड, पहली कंडीशन, और दूसरी ये है या वो ऐसी योग्यता, एलिजिबिलिटी रखता हो, एलिजिबिलिटी रखता हो कैसी, CJI बनने की। ठीक, तीसरी बात है इसकी रिकमेंडेशंस कैसी हैं, एडवाइजरी है, एडवाइजरी हैं ना कि बाउंडेड हैं। और चौथी बात जो है इसकी क्या है, इसमें एक फीमेल कैंडिडेट जरूर होगा। हालांकि फीमेल कमीशन भी अलग है, लेकिन इसमें भी एक फीमेल कंडीशन का मेंबर का होना जरूरी है। अब आप देखिए क्या है, चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड CJI। तो मैंने कहा ये बात बिल्कुल कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन रिटायर्ड हो ऐसा ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, नहीं मिला तब कहां से लाए, वो कहीं और बैठा है। ऐसा हो कि वो उसकी योग्यता रखता हो। तो ये बात इन्होंने चूंकि यहाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली कर दी कि मस्ट बी रिटायर्ड होगा, तो इसलिए इस आधार पर ये बात गलत हो जाएगी। ठीक, दूसरा है हैज स्टेट लेवल ह्यूमन कमीशन, बिल्कुल होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। ठीक, तीसरी बात है पावर आर ओनली रिकमेंडेड नेचर, रिकमेंडेड होती है, एडवाइजरी रोल होती है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात भी बिल्कुल सही है, क्या मैंडेटरी टू अपॉइंट वुमेन मेंबर, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, थर्ड भी होगा एडवाइजरी नेचर, और फोर्थ भी होगा। ढूंढ लो भाई कहाँ कहाँ होगा, क्या है, सेकंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी, सी आंसर। एक मिनट, सेकंड और थर्ड बी आंसर, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कमीशन अलग है यार, इसमें सेकंड और थर्ड। पहला ये बात बिल्कुल सही है, और दूसरा ये बात सही है, मैंडेटरी को जरूरी नहीं है, हालांकि होता है, जरूरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा।
सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 2011 की बात कर रहा है। अब देखेंगे आप, रिलेटिवली हायर इन रूरल एरियाज देन अर्बन, ठीक है, रिलेटिवली लोअर रूरल, सेम सेम, गलत बात है, ठीक है, ए आंसर। अंडर पीएम सम निधि स्ट्रीट वेंडर कैन, आपको पता ही 10,000 रुपये हम लोग दे रहे थे उसे, ठीक है, कौन दे रहे थे, बैंक दे रहा था लोन पे 10,000 रुपये। कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम फंक्शन, आईटी, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट देखता है। टर्म ब्लैक कॉट syndrome recently news related to state due to court adjourn, देखिए करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप देखिएगा, शायद इसका आंसर ये होगा, स्टेट, हाँ ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जब मैं प्रीएम्बल पढ़ा रहा था, ठीक है, तो प्रीएम्बल में मैंने आपको बताया कि मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया था, क्या करा था, इनेक्ट करा था, अडॉप्ट करा था, ठीक है, कहाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किसे, संविधान को, तो आंसर ये रहा सीधा। Which of the following provision is not covered under special provision with respect to the state of Nagaland as per article इतने of Constitution of India, क्या है भाई, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागाज, नागा कस्टोमरी लॉ एंड प्रोसीजर, बॉर्डर मैनेजमेंट विद द नाइबरहुड स्टेट, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस। देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जब हम 371 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेट है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है और नागालैंड भी है। नागालैंड क्या है इसमें, तो क्या प्रोविजन दिए हैं ना, हमने हमने उनसे ये बात कह दी कि भाई देखो ऐसा है, हम आपको इतने राइट दे रहे हैं कि आप अपनी स्वतंत्र संस्थाएं चलाएं, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट विद द नाइबरहुड स्टेट, ठीक है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो उन्हें हमने इसमें दे दिया है, ठीक भाई। बाकी आप देखेंगे कि रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागाज का भी आपने चलाओ, हमें कोई इशू नहीं, ठीक, नागा लॉ एंड प्रोसीजर उनका है, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज तो क्या नहीं है उसमें, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है किसकी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये पूछ रहा नहीं, कौन सा नहीं है, ठीक। तो रिलीजियस
एंड सोशल राइट उनके पास है, ठीक। लॉ एंड प्रोसीजर उनके हाथ में है, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो या फिर वैसा हो, ठीक, सिविल लॉ हो। और क्या है, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये उनके हाथ में है, नागाज के हाथ में है। इसलिए आप इसमें कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ 371A में नागाज को दिया गया राइट है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल, क्या बात है भाई, 12th शेड्यूल में है क्या भाई, ये बताएं आप मुझे। नगर पालिकाएं, ठीक है, क्या है, नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं, ठीक, क्या है, 12th शेड्यूल क्या है, नॉट लिस्टेड। इसमें इसे हमने जो नगर पालिकाएं हैं, इन्हें हमने कितने काम दे रखे हैं, 18 काम दे रखे हैं, ठीक, नगर पालिकाओं को, ठीक। फायर सर्विस, बिल्कुल सही बात है। अर्बन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, ठीक है। अर्बन पुलिस सिस्टम, कंट्रोलिंग ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। देखिए, ये बात सवाल है कि भाई इसमें क्या शामिल नहीं है, तो फायर इसमें है, अर्बन फॉरेस्ट है नहीं, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन है, ठीक है। अर्बन पुलिस सिस्टम, ये बात गलत है बिल्कुल, ठीक। इसका आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। अर्बन पुलिस जो है वो इनके हाथ में नहीं आएगी, अर्बन पुलिस इनके हाथ में सही, पुलिस तो स्टेट का मामला है ना। तो 18 हमने काम दे रखे हैं, जिसमें से ये काम उनके पास नहीं है। Who was the chairman of the high level committee on simultaneous election, one nation one election, ठीक। भाई सवाल ये था कि जब हमारे मोदी जी आए 2014 में, तो सवाल उठ के ये आया कि भाई क्यों ना हम हर महीने, हर 2 महीने में कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है। तो बोले हम ये चाहते हैं कि अब इलेक्शन कैसा होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, सारी पार्लियामेंट का भी और सारे स्टेटों का एक बार इलेक्शन हो जाना चाहिए, 5 साल के लिए छुट्टी, ठीक। तो इसकी कमिटी, इसकी मतलब इस पर अपनी सिफारिश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, जो उस टाइम के कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उनसे कहा गया कि आप बताइए, ऐसे सुझाव दीजिए कि ये कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, कहाँ तक नहीं। रामनाथ कोविंद जी थे, किसके थे, उस कमेटी के चेयरमैन थे, कौन से के, वन नेशन वन इलेक्शन के, ठीक भाई। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, करंट का क्वेश्चन था। सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडिया। देखिए, सबसे पहली बात थी, ये हमने 36वां संविधान संशोधन 78 में करा, और 35वें संविधान संशोधन से इसे हमने ले लिया और इसे अलग जगह शेड्यूल में रखा था हमने, और 36वां संविधान संशोधन करके इसे हमने आर्टिकल फर्स्ट में ले लिया था। लेकिन ये पूछ रहा है कि उस टाइम कहाँ रखा गया था, तो हमने आंसर बी में रखा गया था, 35वां संविधान संशोधन 1975 में करने के बाद। और 36वां संविधान संशोधन करने के बाद इसे हमने कहाँ ले लिया था, सामान्य स्टेटों में ले लिया, जैसे बाकी सारे स्टेट हैं। According to the which article of the Constitution, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। देखिए भी कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए आदमी को 2 बार सजा नहीं मिल सकती, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। वो ये बात कहता है, ये फंडामेंटल राइट में आता है, कौन सा कहता है, पीस का 2 क्लॉज, पीस का 2 क्लॉज ये बात कहता है कि
एक ही आदमी को एक ही अपराध के लिए, मान लीजिए किसी आदमी ने किसी के मर्डर की सजा काट ली, सजा काट के आ गया, आने के बाद देखा कि जिस आदमी के मर्डर की सजा काट के आ रहे हैं वो सड़क पर चल रहा है, घूम रहा है, उसके सामने ही है, तो भाई तू कैसे सामने है यार, वो तो मैं तो सजा काटी है तेरे मारने की, समझ गए आप मेरी बात। तो अगर वो उसके साथ अब उस पर अटैक कर दे तो उसे दोबारा सजा नहीं हो सकती उसके मर्डर की। कालिया मूवी देखिएगा आप, उसमें यही दिखाया, ठीक। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 20 का दूसरा है। Which article guarantees right to freedom of conscious and free profession, practice and propagation of religion। देखिए भी ऐसा है, ये गारंटी वारंटी सब देते ही हैं सारे, ठीक। क्या है, विच आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सियस एंड फ्री प्रोफेशन, 25 होना चाहिए इसमें आंसर, 25 से ये जाते हैं 27 तक, 28 29 वो उसके लिए आ जाता है, ठीक। 25 आंसर होगा इसका, देखते हैं क्या है, डी, ठीक है 25। 25 से 27 तक जो है, 25 से 28 तक ये राइट टू फ्रीडम में आते हैं हम, रिलीजियस, ठीक। तो ये कितना आता है, 25 से 27, 28 तक ही माने, 28 से अगला 28 29 जो सीधे उनके लिए है, ये माइनॉरिटीज के लिए, ठीक। तो 25 में इसका आंसर आना चाहिए, और वो है भी आंसर इसका 25 में। विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज, देखिए मैंने कहा आपको कि ये 243 के में जब हम 73वां संविधान संशोधन लागू किए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हमने 1993 इम्प्लीमेंटेशन दिया पंचायतों का, तो उसमें हमने आर्टिकल 243 के रखा, और के में ये प्रोविजन किया गया कि हर 5 साल के बाद इनका इलेक्शन होगा, और वो कौन कराएगा, स्टेट कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर कराएगा। कौन कराएगा, ना कि 324 वाला, कौन सा 243 के वाला कराएगा, और कहेगा कि भाई इनके इलेक्शन भी 5 साल के बाद होंगे, इसमें हमारी कोई यारी बिल्कुल नहीं है। अरेंज टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए क्रोनोलॉजी, देखिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल क्लिंटन आया, रोड, ये सब बाद में मिला लीजिएगा कि करंट के हैं, इसका आपको कोई लेना देना है नहीं। विच कमीशन रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर एम एन बी वेंकट चलैया थे, ये वेंकट चलैया, ठीक। विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस इज नाउन एज द पीस, देखिए इसका आंसर मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जब हम सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान पर बहुत अटैक हुए, हालांकि जापान ने जो अटैक किए थे उनका भी कोई मतलब था, लेकिन जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे, तो इसकी जो जापान है लगभग इसकी पूरी आर्मी जीरो कर दी गई, क्योंकि आप कोई आर्मी नहीं रखेंगे ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो इसलिए इसे पीस कॉन्स्टिट्यूशंस बोला गया है कि इसके पास आज भी कोई ऑफिशियली आर्मी नहीं है। तो ये है आंसर जापान, बाकी के पास आप जानते हो सब चीजें। Regarding of the Hindus was not possible without liberal principle, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही स्वामी विवेकानंद ही है। DPSP state that citizen have a right to adequate mean of livelihood,
भाई साहब, ये जिम्मेदारी बनती है मेरे ख्याल से। हाँ, सिटीजन राइट टू एडिक्वेट मिनरल लाइफ, 46 होना चाहिए इसका आंसर। बी, बी का मतलब बिल्कुल ठीक है। अब इसे मैच कर लो भाई साहब। देखिए क्या है, शेड्यूल 10 प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, लगा दिया। शेड्यूल 9 कहाँ गया भाई, आर्टिकल 31। शेड्यूल 7 यूनियन स्टेट करंट लिस्ट। ठीक, तो आप देखें इसे मिलाएं, तो मिलाएंगे किस तरीके से, देखिए शेड्यूल क्या है, 10th को मिलाएंगे हम प्रोविजन एंटी डिफेक्शन लॉ 3rd। ठीक, 9 शेड्यूल को मिलाएंगे हम 4 से। ठीक है, आर्टिकल 1। फिर है 8 को मिलाएंगे हम लैंग्वेज यानी कि 1st। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 7th को मिलाएंगे हम किससे, 2 से। तो देख लो भाई, तो हमारे पास आना चाहिए 3 4 1 2, 34 बार है, 3 4 1 2, ये रहा आंसर। ठीक भाई, इसने क्या दे रखा है आंसर, बी। बी कैसे दे दिया भाई इसने, हम तो सीधा जोड़ के दिखा रहे हैं आपको। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, 9 4th। ठीक, 34 बार ए आंसर है, ये इसका गलत है। ये क्या है, ए है, ए आंसर। विच कमेटी फर्स्ट रिकमेंडेड 3, देखिए भाई ये जो 57 में बनी थी 1957 में, ये बलवंत राय मेहता थी, इसने कहा 3 टियर होनी चाहिए पंचायतें। और अशोक मेहता जो 1977 में बनी, उन्होंने 2 टियर की बात की गई। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना, इसका आंसर भी है। जब पंचायती राज पढ़ाया जाएगा तो आपकी समझ में ये बातें आ जाएंगी। ठीक है, विच कंट्री ग्रुप आर देयर इन G20, नई कमाल की बात है भाई, है ना। हाँ, तो आंसर हो गया इसका सी, EU प्लस अफ्रीकन यूनियन, G20 में है सारे लोग, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक भाई, चलिए थैंक यू सो मच। जितने क्वेश्चन आए सही करके, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताएं, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोई डाउट हो किसी को तो वो प्लीज़ बताएं। देखें आप कितना इजी पेपर इसका AP PSC का आता है। ठीक, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में भी नहीं जाना है, लेकिन हम जैसे लोग आपको डेप्थ में ले भी जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए थैंक यू सो मच।